नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत और ग्रीस अपने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग GVCs का समर्थन किया गया। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं सभा में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष का अनुसमर्थन और उसे लॉन्च किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। ऑनशोरिंग द इंडियन इनोवेशंस टू गिफ्ट IFSCA पर विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। वित्त मंत्री के मुताबिक मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि सर्वोत्तम विकल्प नहीं है, बल्कि ये रिकवरी को नुकसान पहुंचा सकती है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस अंक की सबसे पहली खबर भारत और पड़ोसी देशों के संबंधों के बारे में है। भारत और ग्रीस अपने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 4 दशकों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की राजकीय यात्रा की। इस अवसर पर दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक स्तर तक बढ़ाने और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारत की पहुंच में वृद्धि करने पर सहमत हुए। भारत के भू राजनीतिक हितों के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र का महत्व है। ऐसे क्षेत्र के साथ सहभागिता और संपर्क में वृद्धि होगी जो 3 महाद्वीपों में विस्तारित है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। ये क्षेत्र भारत की हिंद प्रशांत नीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत भूमध्य सागरीय देशों के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार हो सकता है। प्रधानमंत्री की यात्रा के कई मुख्य परिणाम निकले हैं, जैसे कि वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमति बनी है। वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 1.94 अरब डॉलर हो गया था। कुशल प्रवासियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने पर सहमति बनी है। कृषि क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें कृषि पर हेलेनिक भारतीय संयुक्त उप समिति का गठन भी शामिल है। ये उप समिति परस्पर लाभ के लिए क्षेत्रक सहयोग में मदद करेगी। इस संबंध में भारत और ग्रीस दोनों पक्षों ने कहा है कि वे समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के मुद्दे पर एकजुट हैं और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून पर अभिसमय यानी अंक्लोज का पालन करते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ग्रीस का स्वागत किया और भारत ने कहा है कि वो आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी CDRI में ग्रीस के शामिल होने के प्रति आशान्वित है। दोनों देश प्राचीन स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने और यूनेस्को के भीतर सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग GVCs का समर्थन किया गया। फ्रेमवर्क में भविष्य के आघातों का सामना करने के लिए लचीली और संधारणीय वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं यानी GVCs के निर्माण का समर्थन किया गया है। GVC उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में अलग अलग चरणों की श्रृंखला है। प्रत्येक चरण में कुछ मूल्यवर्धन होता है और इसके कम से कम 2 चरण अलग अलग देशों में तैयार किए जाते हैं। GVCs में भागीदारी से विकासशील देशों को अपनी आर्थिक समृद्धि को गति देने में मदद मिलती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। GVCs यानी ग्लोबल वैल्यू चेन्स तेजी से जटिल होती जा रही हैं। इससे दूसरे पर निर्भरता बढ़ने के साथ साथ बाधा उत्पन्न होने का खतरा भी बढ़ गया है। साथ ही कई विकासशील देश, विशेष रूप से अल्प विकसित देश, GVCs में भागीदारी करने के मामले में अभी काफी पीछे हैं और इसीलिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की समृद्धि की पुनर्बहाली के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि डेटा संचालित विश्लेषण यानी साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण करने और समाधानों की पहचान करने की जरूरत है, जिनमें डिजिटल समाधान भी शामिल हैं। साथ ही सतत निवेश को बढ़ावा देने, जिसमें कि निवेश आकर्षित करने के लिए सभी सदस्यों के लिए मुक्त, समावेशी और भेदभाव रहित स्थितियों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा विनियामक सहयोग में वृद्धि करने की जरूरत है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। वहीं बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अपनाने की जरूरत है। एक नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। बैठक में और भी कई विषयों को समर्थन दिया गया, जैसे कि व्यापार के डिजिटलीकरण पर उच्च स्तरीय सिद्धांत,
जिसमें निष्पक्षता, सुरक्षा, अंतर संचालनीयता, डेटा गोपनीयता आदि शामिल है। जयपुर कॉल फॉर एक्शन। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा सामना की जाने वाली सूचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (ITC) के ग्लोबल ट्रेड हेल्प डेस्क को अपग्रेड किया जाएगा। ITC विकासशील देशों के लघु व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए अंकटाड और विश्व व्यापार संगठन की एक संयुक्त सहयोग एजेंसी है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं सभा में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष का अनुसमर्थन और उसे लॉन्च किया गया। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF की 7वीं सभा कनाडा के वैंकूवर में आयोजित की गई। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड का लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को वित्त पोषित करना है। GBFF यानी ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की अगर हम बात करें तो इसका गवर्नेंस GBFF परिषद करती है। ये 16 सदस्य विकासशील देशों से, 14 सदस्य विकसित देशों से तथा 2 सदस्य मध्य एवं पूर्वी यूरोप और पूर्व सोवियत संघ के देशों से मिलकर के बनी है। GBFF परिषद के निर्णय GEF तंत्र की तर्ज पर सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। वहीं इसके वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो विश्व बैंक को GBFF के ट्रस्टी की भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया गया है। GBFF की स्थापना पारदर्शिता के लिए क्षमता निर्माण पहल ट्रस्ट फंड, अल्प विकसित देश निधि, विशेष जलवायु परिवर्तन निधि और नागोया प्रोटोकॉल कार्यान्वयन कोष की तर्ज पर की जाएगी। GBFF की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक, निजी और परोपकारी स्रोतों से इसकी पूंजी जुटाई जाएगी। वित्त पोषण के मामले में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की संधारणीयता पर विशेष बल दिया जाएगा। जैव विविधता की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 20% धनराशि देशज लोगों के नेतृत्व वाली पहलों के समर्थन के लिए दी जाएगी। लघु द्वीपीय विकासशील देशों और LDCs के लिए समर्थन को प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें कोष के संसाधनों का 1/3 से ज्यादा हिस्सा प्राप्त होगा। और अगर हम कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात करें तो इसे मॉन्ट्रियल में आयोजित जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में अपनाया गया था। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क ने 23 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है, जिनमें 30% भूमि और समुद्र का संरक्षण, आक्रामक प्रजातियों में 50% तक की कमी, प्रति वर्ष कम से कम $200 बिलियन की राशि जुटाना आदि शामिल है। अगली खबर भी पर्यावरण से जुड़ी हुई है। भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट भारत की सभी पक्षी प्रजातियों के वितरण क्षेत्र, उनकी आबादी के रुझान और संरक्षण की स्थिति पर एक आवधिक मूल्यांकन है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि व्यावसायिक मोनोकल्चर, बागवानी, शहरीकरण, अवसंरचना विकास, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण पक्षी प्रजातियों की संख्या कम हो गई है। लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों में सर्वाधिक 50% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। आर्कटिक में प्रजनन करने वाले तटीय पक्षी विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इनकी संख्या में लगभग 80% तक की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मोर, रॉक पिजन, एशियाई कोयल और सामान्य कौवे जैसे कई पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। प्रमुख पक्षी और उनके पर्यावास क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो एंडेंजर्ड इंडियन स्किमर चंबल, गंगा, महानदी, यमुना और सोन नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ब्लैक बेलिड टर्न चंबल, महानदी, गंगा, सोन, गोदावरी और यमुना नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। बंगाल फ्लोरिकन हिमालय की तराई, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत की घास भूमियों में पाए जाते हैं। वहीं बेयर्स पोचार्ड की अगर हम बात करें तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये असम और मणिपुर की आर्द्र भूमियों में पाए जाते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में की गई थी। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन देश की पशु विविधता का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया था। भारतीय वन्य जीव संस्थान की अगर हम बात करें तो ये देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की उत्पत्ति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त प्राकृतिक संसाधन सेवा संस्थान के रूप में 1982 में स्थापित की गई थी। ये जैव विविधता, एंडेंजर्ड प्रजातियों आदि के संबंध में वन्य जीव अनुसंधान का संचालन करता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII सोसाइटी के अध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है।
ऑनशोरिंग द इंडियन इनोवेशंस टू गिफ्ट IFSCA पर विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। विशेषज्ञों की समिति का उद्देश्य फ्लिपिंग के कारणों को समझना और भविष्य में स्टार्टअप के अन्य देशों में जाने से रोकने के लिए सुझाव देना है। दरअसल फ्लिपिंग एक भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी कंपनी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए कई भारतीय स्टार्टअप्स के स्वामित्व को सिंगापुर की कंपनियों को हस्तांतरित किया गया है। समिति ने विदेश चले गए स्टार्टअप्स को वापस गिफ्ट सिटी में स्थित IFSC में वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित करने की भी सिफारिश की है। विशेषज्ञों की समिति का गठन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किया था। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। इसे भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या सीमित देयता भागीदारी यानी LLP के तौर पर निगमित किया गया हो। इसके अलावा किसी भी वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं गया हो तो। भारतीय स्टार्टअप के विकास के कई संचालक हैं, जैसे कि उपभोग संचालित विकास। आपको बता दें कि क्रय शक्ति क्षमता के मामले में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद में उपभोग व्यय की हिस्सेदारी 70% है। साथ ही भारत में उच्च कौशल वाली तकनीकी प्रतिभा मौजूद है। हालांकि उसके बावजूद भी फ्लिपिंग के कई कारण हैं, जैसे कि अन्य देशों में बेहतर विनियामक परिवेश मौजूद है, स्टार्टअप की बेहतर वैल्यूएशन की संभावना बढ़ती है और विदेशी पूंजी बाजार तक पहुंच प्राप्त होती है। फ्लिपिंग से भारत पर यह प्रभाव पड़ेगा कि उद्यमी प्रतिभा का पलायन होता है, विदेशी क्षेत्राधिकारों की अर्थव्यवस्था में मूल्य सृजन होता है, भारत को कर राजस्व की हानि होती है। रिपोर्ट में और भी कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि पेटेंट और ट्रेडमार्क देने में देरी के लिए समीक्षा समिति गठित की जानी चाहिए। गिफ्ट IFSC में स्टार्टअप की लिस्टिंग के लिए लागू शर्तों से छूट प्रदान की जानी चाहिए और विवाद समाधान के लिए विशेष अदालत या मध्यस्थता निकाय का गठन किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री के मुताबिक मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि सर्वोत्तम विकल्प नहीं है, बल्कि ये रिकवरी को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था के तहत अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दर को बढ़ाकर या घटाकर मुद्रास्फीति को लक्षित स्तर पर लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्याज दरों में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में कमी आती है और इससे मुद्रास्फीति में भी गिरावट आती है। ब्याज दरों में कमी से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है और इससे मुद्रास्फीति में भी बढ़ोतरी होती है। खुदरा मुद्रास्फीति को 2 से 6% के दायरे में रखने का काम पूर्णतया भारतीय रिजर्व बैंक का है। हालांकि RBI की सख्त मौद्रिक नीति के बावजूद भी खुदरा मुद्रास्फीति 7.4% से ज्यादा हो गई है। यदि मौद्रिक नीति की सख्ती में बढ़ोतरी की जाती है तो इससे सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आ सकती है और बेरोजगारी में वृद्धि हो सकती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI की असमर्थता के कई कारण हैं। दरअसल आपूर्ति मांग में अप्रत्याशित और अल्पकालिक असंतुलन RBI की मौद्रिक नीति के दायरे से बाहर है। व्हाइट फ्लाइट डिजीज और असमान मॉनसून वितरण जैसे घरेलू कारकों ने सब्जियों की कीमतों को बढ़ाया है। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा पैदा हुई है। इससे दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इस स्थिति में सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के पूरक के रूप में राजकोषीय उपायों का उपयोग कर सकती है। इन उपायों में शामिल है बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ना, जैसे कि टमाटर और प्याज को सब्सिडीकृत दरों पर बेचना, बाजार में गेहूं और चीनी का स्टॉक जारी करना और पेट्रोल तथा डीजल पर कर को कम करना। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। टेली लॉ 2.0, इसे कानून और न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ये योजना न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करती है। टेली लॉ कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध टेली या कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और टेली लॉ सिटीजन्स मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लाभार्थी का वकील से संपर्क करवाता है। वहीं न्याय बंधु जो है वो प्रो बोनो यानी कल्याणार्थ कानूनी सेवाएं हैं। ये हाशिए पर मौजूद पात्र लाभार्थियों को अपना समय और सेवाएं देने में रुचि रखने वाले प्रैक्टिसरत अधिवक्ताओं को जोड़ता है। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील जिला स्तर पर टेली लॉ सेवाएं और प्रो बोनो कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल किए जाते हैं। अगला टॉपिक है ईरान में तख्ता पलट के 70 साल। वर्ष 1953 में अमेरिका द्वारा प्रायोजित तख्ता पलट में ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया गया था। ये तख्ता पलट सोवियत संघ की ओर ईरान के झुकाव और कच्चे तेल के ईरानी स्रोत से वंचित हो जाने की अमेरिकी आशंकाओं की वजह से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि देश के प्रमुख शिया धर्म गुरु ने इस तख्ता पलट का समर्थन किया था। तख्ता पलट के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी सत्तारूढ़ हुए थे। इस तख्ता पलट
ने 1979 की इस्लामी क्रांति को भी प्रेरित किया था। इस क्रांति ने मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान से भागने के लिए मजबूर कर दिया था और इसके बाद अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने उस धर्मतंत्र की स्थापना की जिसका अब भी देश पर शासन है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता ISC-AC 2022। ISC-AC का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया जाता है। ISC-AC उन शहरों, परियोजनाओं और नवीन विचारों को मान्यता देता है तथा पुरस्कृत करता है जो 100 स्मार्ट शहरों में सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही समावेशी, न्याय संगत, स्वस्थ और सहयोगी शहरों के विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ISC-AC के 2018, 2019 और 2020 में 3 संस्करण हो चुके हैं। शीर्ष 3 स्मार्ट सिटी हैं इंदौर, सूरत और आगरा। शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान और शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। अगला टॉपिक है फ्लीट सपोर्ट शिप। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 44,000 टन का फ्लीट सपोर्ट सिस्टम किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत में बनाए जाने वाला अपनी तरह का पहला पोत होगा। फ्लीट सपोर्ट सिस्टम का समुद्र में जहाजों को ईंधन, पानी, गोला बारूद और अन्य भंडार की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाएगा। इसे लोगों के बचाव कार्य और मानव सहायता एवं आपदा राहत कार्यों के लिए भी तैनात किया जाएगा। ये पोत बेड़े की सामरिक पहुंच और गतिशीलता बढ़ाएगा, भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमता में वृद्धि करेगा, रोजगार उत्पन्न करेगा, रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य को बढ़ावा देगा। फुजीवारा प्रभाव। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार जब एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे 2 हैरिकेन या चक्रवात करीब आते हैं तो वे अपने साझा केंद्र के चारों ओर तीव्र गति से घूमना शुरू कर देते हैं। 2 चक्रवातों के बीच की इस अंतःक्रिया को फुजीवारा प्रभाव कहा जाता है। दुर्लभ उदाहरणों में यदि 2 चक्रवात तीव्र हैं तो वे एक दूसरे में विलीन हो सकते हैं। इससे एक अति विशाल चक्रवात का निर्माण हो सकता है। ये समुद्र तट पर व्यापक विनाश करने में सक्षम होता है। चक्रवातों के विलय को पहली बार पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखा गया है जब 1964 में टाइफून मैरी और कैथी का विलय हुआ था। फुजीवारा प्रभाव की पहचान सबसे पहले 1921 में जापान के सकुहेई फुजीवारा ने की थी। सामान्य अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास केंद्र CRTDH का लक्ष्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। इसमें पात्र संस्थानों को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये संस्थान माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को आरंभिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और अनुसंधान सूचना सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके लिए मेजबान संगठन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थाओं या ऐसे विशिष्ट कानूनी अस्तित्व वाले संस्थान से होने चाहिए जो CRTDH यानी सामान्य अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास केंद्र स्थापित करने में सक्षम हो। इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। इसमें फोकस के क्षेत्र हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या नवीकरणीय ऊर्जा, किफायती स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरणीय उपाय। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। प्रोजेक्ट एम्बर एक्सीलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एम्बर परियोजना के तहत 1500 शिक्षार्थियों को क्लाउड कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। परियोजना का लक्ष्य 30,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना है। इनमें से 50% महिलाएं होंगी। इसे जनरेशन इंडिया फाउंडेशन और अमेजन वेब सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। ये परियोजना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के संकल्प कार्यक्रम का हिस्सा है। संकल्प कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के लिए एक समर्थनकारी कार्यक्रम है। ये गुणवत्ता में सुधार, संस्थानों की मजबूती आदि पर केंद्रित है। इसे विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त हो रही है। अगला टॉपिक है नियर साइड ऑफ मून। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की नियर साइड में उतरा। नियर साइड चंद्रमा का वो हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। ये चंद्रमा का लगभग 60% हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूर्णन की अवधि उसके पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि जितनी ही है। इसे टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। चंद्रमा की फार साइड की तुलना में ये अपेक्षाकृत सुगम और पतली परत वाला है और इसमें बड़े ज्वालामुखीय मैदान है। फार साइड चंद्रमा का हमें दिखाई नहीं देने वाला हिस्सा है। इसमें बड़े बड़े क्रेटर हैं जो अंतरिक्ष मिशन के लिए अनुकूल नहीं है। चीन का चांगई 4 एकमात्र ऐसा लैंडर है जो फार साइड में सफलतापूर्वक उतरा है।
अगला टॉपिक है जीका वायरस। हाल ही में मुंबई में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। जीका वायरस मुख्य रूप से एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है, जो ज्यादातर दिन के समय काटते हैं। यही मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर फैलाता है। जीका वायरस संक्रमण वयस्कों और बच्चों में गुलियन बेरी सिंड्रोम, न्यूरोपैथी या माइलाइटिस का कारण बन सकता है। ये वायरस सबसे पहले युगांडा में रीसस मकैक बंदर में पहचाना गया था। ये गर्भावस्था में माता से भ्रूण में यौन संपर्क के दौरान रक्त और रक्त उत्पादों के ट्रांसफ्यूजन, अंग प्रत्यारोपण आदि के माध्यम से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2016 में इसे WHO ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। नटराज की कांस्य प्रतिमा। नटराज कांस्य मूर्ति कला मध्यकालीन युग से संबंधित है। ये कला 12वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजवंश के संरक्षण में दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। इस मूर्ति की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें भगवान शिव के चारों ओर एक प्रभामंडल अग्निवलय है। इसमें शिव अपने दाहिने हाथ में डमरू धारण किए हुए हैं। उनके ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है। ये अग्नि ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है। उनका निचला दाहिना हाथ अभय हस्त मुद्रा में है। ये भय को दूर करने का प्रतीक है। इस प्रतिमा में एक बोने जैसी आकृति को शिव के दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ दिखाया गया है। ये बोने जैसी आकृति अज्ञानता और भ्रम का प्रतीक दैत्य अपस्मार है। ये दैत्य मानव के पथभ्रष्ट होने का कारण है। शिव का आगे वाला बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर को इंगित करता है। ये मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।